تو क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी, तो लोग वहां पे आ जाएंगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महंगाई बढ़ गई है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज भी यहाँ पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीजें लोग जो खरीद रहे हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है, वहां पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहां पे जो ताजर कोई चीज बनाता है या सनतकार वहां पे कोई चीज बनाता है और वहां के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज जितने की भी बिकेगी वो उनको मारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज को 70 रुपए की बना रहे हैं। हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके, ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है। लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो अब चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही, मीडिया का प्रेशर आता है। आज जो हुकूमत के हमायती मीडिया वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अपोजिशन अपना काम तो करे, हुकूमत पे दबाव डाले ताकि वो गलत काम करने से बाज रहे। अब सादगी का लेक्चर दे देते हैं कौम को, खुद महंगाई में इजाफा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने अल्ले तलल्ले मौजूदा हुकूमत नहीं छोड़ रही। लगातार ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं। अभी ये जो PSL का फाइनल होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंसर्ट करेंगे, म्यूजिकल कंसर्ट। बहुत सारे फनकारों को उसमें बुला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुला रहे हैं। चले, अच्छा है, कौम को इवेंट मिलने चाहिए, और इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं तमाम मैचेस के अंदर लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन मसला असल में वही है कि लोग जब मैचेस देखने आते हैं, जहां पे इकट्ठे होते हैं, वो इमरान खान के नारे लगाते हैं। और अब ईरान की और
इसराइल की और अमेरिका की जंग लगी हुई है, तो लोगों के वो जज्बात भी भड़के हुए थे, तो इनको ये वारा ही नहीं खाता था। लिहाजा इन्होंने पब्लिक के बगैर पूरा का पूरा PSL करवा दिया, और अब इन्होंने सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर अपने पासेस जारी करके बहुत बड़ी तादाद में अपने MNAs MPAs और अपने ओहदेदारान को कह रहे हैं कि अपने बंदे लेकर आने हैं, जितनी बड़ी तादाद में अपने बंदे ला सकते हैं अपने बंदे लेकर आने। अब ये अपने बंदे लेकर जा रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम को भरे और पासेस के जरिए से भरे, और कुछ लोग टिकट लेके भी आएंगे बेचारे, और वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी तैनात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है किसी किस्म की कोई सियासी आवाज ना उठे, किसी किस्म की कोई मजहबी आवाज ना उठे, खास तौर पे आप फलस्तीन के बारे में बात ना करें, आप इसराइल के खिलाफ बात ना करें, खास तौर पे आप इमरान खान का तो बिल्कुल ही कोई नारा लगाए ही ना। तो अब ये इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। नाजरीन, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अभी देखें ना, ये कहते हैं कौम को किफायत शारी, अभी आप देखेंगे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर देंगे इस बात की तशहीर के ऊपर कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की पिछले साल इन दिनों में लड़ाई हुई थी, और आप ये देखेंगे कि मिली नगमे, बैनर, पोस्टर्स, ये बहुत सारा कुछ ऐसा करेंगे जो गैर जरूरी है। क्योंकि देखें, मैं इसलिए गैर जरूरी कह रहा हूं कि कश्मीर अभी तक आजाद नहीं हुआ। वादा जो है पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तानियों के साथ ये है कि वो कश्मीर को आजाद करवा कर देंगे। 70 साल में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो अब सिर्फ इंडिया के जहाज गिरे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में नुकसान किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिरा दिए, उन्होंने यहाँ बहुत सारे लोग शहीद कर दिए थे, हमारे एयरपोर्टों पे उन्होंने मारा, उन्होंने मिसाइल मारे। मामला ये है कि हमने उनके जहाज गिरा दिए, बहुत अच्छी बात है, हम उससे बड़े खुश हैं, लेकिन अब आप कौम का करोड़ों अरबों रुपया इस पे जाया तो ना करें इस बात पे कि जनाब हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से, फिर सेलिब्रेट कर लेते हैं। कश्मीर को आजाद करवा लें, मैं एक हफ्ता जश्न मनाऊंगा, बल्कि एक महीना जश्न मनाऊंगा। कश्मीर को आजाद करवा लेना जो वादा किया हुआ है, और हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे। तो वो पानी बंद करके बैठा हुआ है और अब तक उनका सांस ही बंद नहीं किया। तो यहाँ पे अब जनाब एक और जश्न आपको देखने को मिलेगा जिसपे कौम का पैसा जो है वो बहुत ज्यादा लगाए जाने की तवक्कुआत है, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। नादरीन, एक खबर मैं जाते जाते आपके साथ शेयर करूंगा, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। 100 दिन हो गए हैं ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार हुए, 100 दिन हो गए, उनका केस ही नहीं लग रहा। ये दोनों वकील हैं और इंसानी हुकूक के लिए काम करते रहे। इन्होंने हमेशा गरीब आदमी के, कमजोर आदमी के केसेस मुफ्त में लड़े हैं। इन्होंने पैसा नहीं बनाया, इन्होंने इंसानी हुकूक के लिए, इंसानियत की खातिर, अल्लाह की रजा के लिए ये लोग काम करते रहे। बड़ा जोर लगाया इन्होंने, हर पिसे हुए तबके के लिए ये खड़े हुए, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा। सलाम है दोनों मियां बीवी को, और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाके बंद कर दिया, और एक ट्वीट के ऊपर इनको 17 साल की सजा सुना दी। इधर जज का बेटा दिन दहाड़े 2 बच्चियों को कुचल के कत्ल कर देता है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी इलीगल है, और वो 2 दिन में घर चला जाता है। इनका 100 दिन हो गए, केस ही नहीं लग रहा, और अदालत भी वही है जहां उस जज का बेटा था, यानी उस लड़के का बाप जिस अदालत के अंदर जज है वही अदालत है। आप अंदाजा करें, ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, और ये इंसाफ के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ठोकरें खाते थे। इनका अपना तो कोई मामला नहीं था, ये तो गरीब और पिसे हुए तबकात के लिए, जबरी तौर पे लापता अफराद के लिए, बहुत गरीब और पिसे हुए लोग, वो बेचारे जिनका कोई बात ही सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस लड़ते थे ये। और आज इनके साथ जो है वो मुकला खड़े, इसके बावजूद इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप अंदाजा करें कि जो खुद वकील है उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, और वकील भी वो जो इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, जिनके लिए इंटरनेशनली आवाज उठी है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? जब आप ये हरकतें करते हैं ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एवेन्यू पे नंबर 1 बिल्डिंग है, वो पता चले वो बिल्डिंग ही गैर कानूनी है, वो बिल्डिंग बन रही थी, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बन गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक गई, किसी ने नहीं रोका, वो बिल्डिंग बिक के जनाब लोग उसके अंदर शिफ्ट हो गए, किसी ने नहीं रोका। एंड में आगे याद है जनाब ये तो बिल्डिंग गिरानी थी, पहुंचो जी सारे, अब खाली करवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि गैर कानूनी काम है ना, रोको उसको, लेकिन ये गैर कानूनी काम करवाया किसने? कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं? इसके अंदर जब पहली ईंट रखी जा रही थी, जब इसको बनाया जा रहा था, वो जो अफसरान है सीडीए के, वो तमाम लोगों को लटकाए ना ला के, इनको उल्टा लटकाएं, इनकी जेबों से पैसा निकलवाएं जो इन्होंने रिश्वतों में खाया। लेकर आओ उस ठेकेदार को पकड़ के जो बेचकर भाग गया, वो सारे माफिया को पकड़ो जो इसके लिए जिम्मेदार है। वो बेचारे लोगों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है, उनका क्या कसूर है? वो तो खरीद रहे थे इसलिए कि इसकी इजाजत थी, तब आपने यहाँ पे नोटिस लगाया नहीं कि जनाब ये नहीं खरीदना वरना आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 ही गैर कानूनी होगी, उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? आप अंदाजा करें ना, इन्होंने पैसा लगवा दिया, सारा कुछ कर दिया, लोगों ने ले लिया, एंड में आके इन्होंने कहा जी नहीं, खत्म, जाया, फारग, घर जाओ। अब ये जो इन्होंने किया है, इसके बाद कौन पागल है जो आएगा पाकिस्तान में पैसा लेके कि यार ये तो पागल है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्डिंग बन के तैयार होकर बिक भी गई,
अब जाके ये कह रहे वो जस्टिस इजाजुल एहसन का, तो पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो, उसको अंदर डालो, पूछो उससे। वो जस्टिस साकिब निसार का कह रहे हैं तो पकड़ो ना, गिरफ्तार करो, सवाल पूछो। ये लोगों को कहानियां ना सुनाएं आप। इंसाफ करना है तो इंसाफ करें, ये पिक एंड चूज ना करें। इसी इस्लामाबाद में गरीबों के घर गिरे, पूछने वाला कोई नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। गरीबों के घर इन्होंने मसमार कर दिए और लाइन से गिरा दिए। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 घर इन्होंने गिराए, लोगों को बेघर कर दिया, उनको दूसरे घर ही नहीं दिए, मुतबादल जगह ही नहीं दी इन्होंने। फौज पे कब्जा नामंजूर। और अब इमरान खान साहब ने जो बातें की उनमें दो ट्रेंड और चल रहे हैं कि जहनी मरीज नामंजूर, और एक चल रहा है कि आजादी हासिल करेंगे या मौत। अब ये ट्रेंड लगातार पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ और नौजवानों के अंदर जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर करते हैं। क्योंकि देखें, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको जोड़ा जा रहा है मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल के बढ़ते हुए इख्तियारात के साथ। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। कुछ टाउट्स हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल और शकील किस्म की उर्दू में कुछ ऐसे ट्वीट लिखे। अब इन लोगों को मैं जानता हूं, इन लोगों के साथ काम करता रहा हूं, तो इनकी उर्दू में इतनी जान नहीं है कि ये वैसा लिख सकते। बल्कि जैसे ट्वीट्स इन्होंने लिखे, ऐसे ट्वीट्स तो तारिक मतीन भाई और आफ्ताब इकबाल भाई भी नहीं लिख सकते। हालांकि वो दोनों बड़ी जबरदस्त उर्दू दान, मैं उन्हें कहता हूं दोनों को, वो बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू को बड़ा अच्छा जानते हैं। वो भी इस तरह की ट्वीट नहीं लिखते जिस तरह की ट्वीट्स इन टाउट्स को लिखकर दी गई। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में कोई एक आदमी ऐसा भी आ गया है जिसको अच्छी उर्दू लिखनी आती है और जो रजिस्टर करना चाहता है कि ये उसके लिखे हुए ट्वीट्स हैं, तो साहब बहादुर जब देखें तो उन्हें पता चल जाए कि जनाब ये हमारे आदमी ने लिखे थे। वो अलग से नजर आते हैं और टाउट्स भी जनाब उनको पकड़ के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बताया यह जा रहा है कि जनाब फौज के स्ट्रक्चर के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, तो उसके लिए तो किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। फौज की जो ऑपरेशनल सलाहियतें हैं उनके अंदर कुछ अगर उनको दिक्कत है तो वो इंटरनली मैनेज कर सकते हैं। फौज का अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है, वो उसको जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मामला आईन में तरमीम का है। आईन में तरमीम करके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हें ज्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है। अब इसका रीजन क्या है? शहजाद अकबर साहब इस पे बात कर रहे। इस्लामाबाद में कोई दोस्त हैं, वो खबरें देते हैं, बात नहीं करते। यानी जितने जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उनसे आप बात करें तो वो खबरें दे देते हैं, बात नहीं करते। और वो ये कहते हैं जी कि अगर हमने बात की तो हम फंस जाएंगे। वहां इस्लामाबाद में बैठ के बात करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पिक्चर पूरी बन रही है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के अंदर एक खौफ है, एक परेशानी है कि मेरा बनेगा क्या। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो गया है ना, जितनी दफा कत्लेआम हो गया, जितना पाकिस्तान में जुल्म हो गया, मजहबी सियासी जमातों के बंदे मार दिए, पीटीआई के बंदे मार दिए, हर एक जगह के ऊपर जुल्म बर्बरियत, जो बलूचिस्तान में खवातीन के साथ किया, जो कबायली इलाकों में नौजवानों और बच्चों के साथ किया, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, एक आर्मी चीफ के ऊपर इसका बोझ तो होगा, ये ऑब्वियस है। वो इसको ठीक समझ के भी कर रहा हो तो उसके ऊपर ये बोझ तो रहेगा। तो अपने आप को महफूज रखने की एक जो जबिलत है इंसान के अंदर, वो तो होती है। इससे पहले वो फील्ड मार्शल बने ताकि ताहयात वो एक मिलिट्री ऑफिसर रहें, उनकी रिटायरमेंट कभी ना हो। क्योंकि जब तक वो इस ओहदे पे रहेंगे, वो सिविलियन कोर्ट्स में जाने की बजाय वो ये मामला उठाएंगे, जी मुझे लेकर जाओ फौजी अदालतों में, तो वहां उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो अब एक नया ओहदा जो है वो भी क्रिएट किया जा रहा है मुबैना तौर पे, और उसके बारे में दावा यह है कि आसिम मुनीर साहब को लामहदूद इख्तियारात दिए जाएंगे फौज को कंट्रोल करने के लिए, और जो सिविलियन के पास फौज का कंट्रोल है मुबैना तौर पे वो भी कम हो जाएगा। अब आप एक नया सिनेरियो देखिए कि ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम ममालिक के पास फौज होती है, यानी दुनिया का जो हर मुल्क है उसके अंदर एक फौज होती है ना, जो उस मुल्क के मुताबिक काम करती है। दुनिया के हर मुल्क के बाद अमेरिका, यूरोप के सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, सबके पास एक एक फौज है। लेकिन पाकिस्तान इस तरमीम के बाद जो पिक्चर खींची जा रही है, अगर वो हो जाता है तो एक ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पे एक फौज के बाद एक मुल्क होगा। मुल्क के बाद फौज नहीं होगी, फौज के बाद एक मुल्क होगा कि जनाब ये मुल्क हमारे पास है, अब हम फैसला करेंगे इसे कैसे चलाना है। देखिए ना, कल वो क्या बता रहे थे कि जनाब सोने के जखायर का पता चला है तो आर्मी चीफ को जाके बता दिया गया। क्यों जी? उनका ताल्लुक क्या है सोने के जखायर से? उन्हें आर्मी चीफ लगाया हुआ भाई, उन्होंने जाके हिफाजत करनी है दुनिया में पाकिस्तान की। उन्होंने मादनियात नहीं खोदनी, ना ये उनका काम है, ना उनसे ये होगा, ना इसके लिए वो ट्रेंड है, ना इसकी उनके पास तालीम है। बहरहाल ये अब तरमीम जो है वो मुतनाज़ होती जा रही है, बंदे लॉन्च हो रहे हैं तरमीम के लिए। फैसल वाडा लॉन्च हो चुके हैं, MQM लॉन्च हो चुकी है,
کچھ اور تحفے جو ہیں وہ لانچ ہو گئے, کچھ ابھی مزید نکالے جائیں گے, ان کو دھوپ لگوائی جائے گی. جو لوگ بالکل پس پردہ چلے جاتے ہیں انہیں نکال کے اپنے اپنے اثاثوں کو لایا جا رہا ہے کہ نکلو بھئی, نکل کے بتاؤ کہ آئینی ترمیم تو ہر حال میں پاس کرنی ہے, اس کے علاوہ تو حل کوئی نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, یہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کے تقریباً تمام دوروں میں یہ ان کے ساتھ رہے ہمیشہ, اور نون لیگ کی کیونکہ بیٹ کرتے ہیں تو انہیں کافی نون لیگ کے حوالے سے آئیڈیا رہتا ہے. تو انہوں نے بھی پول کھول دیا. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر کہتے ہیں جی ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, کوئی تعلق ہمارا سیاست کا ساتھ نہیں ہے. تو عامر الیاس رانا صاحب جو حکومت کو کور کرتے ہیں انہوں نے آگے پول کھول دیے. انہوں نے بتایا جی کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں آزاد کشمیر میں یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی اپنے نمبر پورے کر چکی ہے, اور یہ خبر آپ کو میں 10 دن پہلے دے چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں نمبر پورے نہیں ہیں, پورے سے زیادہ ہیں. وہ بڑے آرام سے تحریک عدم اعتماد لا کے اور 24-48 گھنٹوں میں جتنا ٹائم وہ لینا چاہیں وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. اور جو وہاں وزیر اعظم ہے وہ آپشن بھی سوچ رہا تھا استعفیٰ دینے کی, لیکن عامر الیاس رانا صاحب نے یہ بات کی. محسن بیگ نے بھی یہ بات کی جو موجودہ آرمی چیف کے تعلق والے پرانے, جب یہ آرمی چیف بنے تو ان کی اور ان کی ایک ہنستے ہوئے تصویر بہت وائرل ہوئی تھی. فوج کہتی ہے ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اگلوں نے روک دی ہے تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر میں کہ پہلے 27ویں ترمیم کرو پھر اگلی چیزیں ملیں گی, کچھ لو اور کچھ دو ہونا ہے. 27ویں ترمیم دو, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لو, یہی سودے بازی ہے جناب. یہ سودے بازی جو ہے وہ عامر الیاس رانا صاحب نے بتائی تو چیزیں ایسے ایک ایک کر کے جو ہے وہ کھل جاتی ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ ناظرین اور بڑی خبر ہے, اور یہ امریکہ سے ہے, میں اس لیے بیچ میں سنا رہا ہوں کہ پاکستان کے نظام کو آپ دیکھیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا, اور امریکہ کو ہم کیوں کہتے ہیں سپر پاور ہے, بہت طاقتور ہے. دیکھیں پاکستان کی فوج امریکی فوج کے سامنے بہت کمزور ہے. پاکستانی فوج کے ہتھیار امریکی فوج کے ہتھیاروں کے سامنے بہت کمزور ہیں. پاکستان کا فیلڈ مارشل بھی ہو تو اس کی اہمیت امریکی فوج کے سامنے کیا ہوتی ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اور جس طرح پاکستانی فوج امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کو ہمیشہ مانتی ہے اور اس کے اوپر چلتی ہے, یہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہد ہیں تو ہم کہتے ہیں مجاہد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں تو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارو ہم اس کو مارتے ہیں. وہ جو حکم دیتے ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ ہم اس کے مطابق چلتے ہیں. دیکھنا انڈیا نے پاکستان پہ کتنے حملے کیے ابھی حال ہی میں, کتنے دن تک وہ کبھی میزائل مارتا تھا, کبھی ڈرون مارتا تھا, کبھی کیا کرتا تھا. جیسے ہی امریکی حکم آیا پاکستان نے جنگ بندی کر دی, کیونکہ پاکستان نے جیسے ہی انڈیا پہ اٹیک کیا امریکی حکم آ گیا, پاکستان رک گیا. ہمیں بھی چاہیے تھا نا 2-4 دن پھینٹی لگاتے جس طرح وہ کر رہے تھے, لیکن ہماری فوج جو ہے وہ امریکہ کا حکم فوراً سے پہلے مان لیتی ہے. اب امریکہ کا جو ایک سب سے بڑا ہب ہے نیو یارک, وہاں پر زہران ممدانی یہ